गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपको पहले वाला फीचर जो हिमालय पर्वतमाला हमने की थी कल, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम दूसरा फीचर लेते हैं जो है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान बेटा आपकी पेज में 15 पेज पे दिया हुआ है। एक्चुअली में हम इसको हिमालय पर्वतमाला के साथ ही जोड़ के देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हिमालय पर्वत बर्फ़ से ढके हुए ग्लेशियर्स हैं, लगातार बर्फ़ पड़ती रहती है। गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पिघलने से वो नदियों का रूप ले लेते हैं और वो नदियाँ हिमालय पर्वत से नीचे की ओर बहती हैं। तो जब वो नदियाँ हिमालय पर्वत से नीचे की ओर बहेंगी तो नीचे वहाँ पर मैदानों का उद्भव अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो जो सिल्ट और सेडिमेंट लेके आएंगी उसको वो जमा करेंगी वहाँ। धीरे धीरे वो लेवल लैंड बनती चली जाएगी। जो भी अवसाद नदियाँ अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, बालू जो भी बहा के लाती हैं उसे वो वहाँ जमा कर देती हैं। और उसी जमा करते करते ही जैसे जैसे वो अवसाद जमा होता रहता है वो एक बहुत बड़े मैदानों का रूप ले लेता है। तो उत्तर भारत के मैदानों का जो उद्भव है वो भी इसी कारण से ही हुआ कि पहाड़ों से लगातार जो ग्लेशियर्स हैं वो गर्मियों में पिघलते हैं, हिमानियाँ गर्मियों में पिघलती हैं और वो पानी नदियों के द्वारा निचले इलाकों में आता है। वो जो अवसाद जमा होता है उसके कारण ही उत्तरी मैदानों का जो जन्म है वो हिमालय के तराई या निचले इलाकों में हुआ। ठीक है। हिमालय के नीचे जो उत्तरी मैदान है उनका फैलाव 3200 किलोमीटर तक है। अगर आप पूर्व से पश्चिम पूरा जो है ना, पश्चिम से पूर्व जब आप आते हैं तो वो पूरा है 3200 किलोमीटर और चौड़ाई जो है उसकी है 150 से 300 किलोमीटर। देखिए मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। आपका ये मैप है ना, सब बच्चों की बुक में है। ये पेज नंबर 10 मैंने बताया, आप इसको निकाल के बैठ सकते हैं। अब ये यहाँ से लेके पूरा मैदानी इलाका है। कहीं कहीं पे ये चौड़ा हो जाता है, कहीं पे ये संकरा हो जाता है। तो इस कारण ये टोटल पश्चिम से पूर्व 3200 किलोमीटर लंबा है और 150 से 300 किलोमीटर ये चौड़ा है। कहीं चौड़ाई कम हो जाती है, कहीं चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। हमने उत्तर के मैदानों को दो भागों में बांटा। जो पश्चिम वाली साइड है वहाँ पे आती है गंगा नदी। गंगा और यमुना नदी मिल जाती हैं इलाहाबाद में, सबको पता है वहाँ संगम है ना। तो जो गंगा नदी है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इनके बारे में आप और अच्छे से पढ़ोगे जब आप 3rd चैप्टर पढ़ोगे। अभी 2nd में आपके लिए इतना ही नॉलेज बहुत है कि गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है, यमुना यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। दोनों मिलके बहुत बड़ा संगम है इलाहाबाद में जिसको प्रयाग बोला जाता है। और उसके बाद ये दोनों नदियाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार होती हुई जब इलाहाबाद से जाती हैं तो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो बहुत लंबा रास्ता है। कहाँ गंगोत्री यमुनोत्री हिमालयाज़ में है, वहाँ से ये निकलती हैं, क्रॉस करती हैं पूरा उत्तराखंड, है ना। और उसके बाद ये सारा उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, बंगाल और नीचे जाके डेल्टा बनाती हैं। ये तो हुआ उत्तर का मैदान। इसके अलावा पूर्व में भी एक नदी है और पूर्व में भी असम,
अरुणाचल प्रदेश में वो नदी होके बहती है, तो वहाँ भी छोटे छोटे मैदान हैं जो कहलाते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा बनाए गए मैदान। तो हमने, आपको याद होगा कल जो मैंने बार ग्राफ दिया था उसमें हमने उत्तर के मैदानों को दो भागों में बांट दिया था, एक गंगा यमुना का मैदान और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। क्लियर? और ये दोनों मैदान जो हैं पूरे इंडिया के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये कहलाते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम अनाज, मैक्सिमम दालें, मैक्सिमम फसलें यहीं से होती हैं और वो पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में तो सारा इन्हीं से चलता है। क्लियर हो गया? अब जो आपकी बुक में है उसको देखते हैं। ये मैंने एक तुम्हें जनरल क्लैरिफिकेशन दे दिया उत्तर भारत के मैदानों का। तो अब अपनी बुक में आप देखिए 2-3 लाइन जो मुझे मार्क करानी है वो आप कर लीजिए। सबसे पहले 15 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ जो उत्तर भारत का मैदान है उसमें इसकी लंबाई चौड़ाई दी है उसको मार्क करो। और फिर उसमें एक चीज़ लिखी है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटते हैं, भाभर, तराई और जलोढ़। अब ये भाभर क्या होता है ये अगली पैराग्राफ में लिखा है कि भाभर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई। जैसे हमने हिमालयास को वर्गीकृत किया था, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। शिवालिक के बाद उत्तर भारत के मैदान शुरू हो गए। तो जो उत्तर भारत के मैदानों में पहली पट्टी है, भाभर जिसको बोला गया है, वो शिवालिक के बिल्कुल नीचे है। मैंने तुम्हें अभी बताया ऊपर से सारे ग्लेशियर पिघलते हैं और वो पानी नदियों के रूप में नीचे तक आते हैं। तो वो जो पहली लाइन है शिवालिक के पास की, वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली सी पट्टी है, उसी को भाभर बोला गया है। क्लियर? फिर इसके बाद आप 2 लाइनों के बाद और नीचे देखेंगे तो भाभर के बाद तराई दिया है। तराई तो आप समझते ही हैं, हिमालय पर्वतमाला के नीचे वाला एरिया ही है जहाँ पे जलोढ़ या जीवाश्म, ये जो मिट्टी होती है जिसको आप अवसाद बोलते हो, वो जमा होती है। तो भाभर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसका 10 से 20 किलोमीटर वाली चौड़ाई का एरिया है और भाभर क्षेत्र में लुप्त नदियां जो होती हैं वो यहाँ पे प्रकट हो जाती हैं। किसी कारणवश जो नदियाँ वहाँ पे लुप्त हो जाती हैं या समा जाती हैं वो तराई क्षेत्र में दोबारा से हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, निश्चित नदियां नहीं होती। बारिश ज़्यादा हुई तो निकल आई, नहीं हुई तो वो नहीं निकलती हैं। इसीलिए ये क्षेत्र अनूप बन जाता है। अनूप माने दलदल, और इसी को कहते हैं तराई। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको पूरा मार्क कर लीजिए, तराई। और फिर उसके बाद जो नीचे अवसाद जमा होते रहते हैं वो बन जाते हैं जलोढ़ के मैदान। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार बुक दोबारा से पढ़ लो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स तराई। तराई हमने जो किया उसके बाद आता है जलोढ़ का मैदान। तो मैंने आपको बताया तराई के नीचे सारा अवसाद जमा हो जाता है और वो जलोढ़ मैदान का रूप ले लेता है। अब जलोढ़ मैदान भी 2 तरह के हैं, एक है बांगर और एक है खादर। आप देखिए 15 पेज पे लास्ट में लिखा हुआ है बांगर और खादर। ये एक्चुअली में मिट्टी के नाम हैं। बांगर होती है पुरानी जलोढ़क और खादर होती है नवीन जलोढ़क। अब होता क्या है, इस साल बहुत बारिश हो रही है, नदियाँ अपने साथ जो भी अवसाद बहा के लाएंगी उसे मैदानों में इकट्ठा करती जाएंगी। तो ये जो जलोढ़क इकट्ठा होगी ये कहलाएगी खादर, क्योंकि ये नवीन जलोढ़क है। नवीन समझते हो ना, नई है, इस साल नदियाँ लेके आई हैं, तो ये बहुत उपजाऊ होगी क्योंकि अभी तक इसमें खेती हुई नहीं। लेकिन जो बांगर है वो मिट्टी वो वाली है जो पिछले साल नदियाँ अपने साथ बहा के लाई थी। उसमें 2 से 3 फसलें उगाई गई होंगी, इसीलिए उसमें
उपजाऊपन कम होता है। अगर दोनों में कंपैरिजन पूछा जाए ना, खादर में और बांगर में, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि बांगर पुरानी जलोढ़क है दोनों ही जलोढ़ मिट्टी की किस्में, लेकिन बांगर पुरानी जलोढ़क होती है, यानी पिछले साल नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है। क्योंकि इसमें हम 2-3 बार फसलें ले चुके होते हैं, इसीलिए ये पुरानी हो जाती है और इसका उपजाऊपन कम हो जाता है। और नवीन जलोढ़क कहलाती है खादर, जो इस साल नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई होती है और ये अधिक उपजाऊ होती है। बांगर की अपेक्षा खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पूरा उत्तर भारत, वहाँ पे गेहूँ, गन्ना, जूट, चावल, मैक्सिमम फसलें वहाँ पे होती हैं। और बेटा इंडिया की बजाय, आप सारे स्टूडेंट्स ये ध्यान दो कि पूरे इंडिया की बजाय उत्तर भारत बोला है मैंने, है ना। उत्तर भारत का मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार। इस पूरी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा 3 फसलें एक साल में ली जाती हैं। 3 फसलें समझ गए होंगे आप, रबी, खरीफ और जायद। आगे आप ये पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज भी देती जा रही हूँ ताकि आगे जब ये यूज़ हो वर्ड तो आपको पता चले कि किसके बारे में बात हो रही। तो ये हो गया जलोढ़। अब आपको ध्यान रहेगा कि हमने उत्तर भारत के जो मैदान हैं उनको चौड़ाई में 2 भागों में बांटा है, गंगा यमुना का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। एक पार्ट और भी है जो बिल्कुल पश्चिम में है, जिसको सिंधु नदी का मैदान कहते हैं, लेकिन उसमें सिंधु में जो 5 नदियां हैं उसमें से 2 ही हमारे यहाँ हैं, अब 3 तो पाकिस्तान में चली गई, तो उसको इतना सिग्निफिकेंट उसका इतना नहीं है। जब हमने इसको उत्तर से दक्षिण में बांटा तो शिवालिक के बाद आया भाभर और भाभर के बाद तराई और तराई के बाद जलोढ़ मैदान। याद होगा आपको, हमने हिमालय पर्वतमाला को भी इसी तरह से बांटा था, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण। तो इस तरह से दोनों का कंपैरिजन करते हुए जब आप इसको याद करोगे या कोशिश करोगे समझने की, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और ऐसा मुश्किल नहीं है, कोई नए वर्ड्स, नए टर्म्स नहीं है, आप ये छठी से पढ़ते आ रहे हो, बस थोड़ा सा अपने आप को जागरूक रखने की ज़रूरत है। अब इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसकी इम्पोर्टेंस करने से पहले हम कल वाले की इम्पोर्टेंस करते हैं, वो रह गई थी। हिमालय पर्वतमालाओं की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए? देखो, सबसे पहली वो प्राकृतिक विभाजक है, मैंने कल भी बताया था, है ना। वो 2 राष्ट्रों को या 2 तरह की प्रकृति को बिल्कुल अलग करता है, चाइना, तिब्बत, इनको ये भारत से अलग करता है। फिर प्राकृतिक के साथ साथ ये जलवायु विभाजक भी है। इसके कारण भारत की मानसून पवनें पार नहीं जा पाती और वो उत्तर भारत में भरपूर वर्षा करती हैं। और दूसरा, इसी के साथ ये उत्तर एशिया की ठंडी पवनों को भारत में आने से रोकता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता और वो पवनें भारत में आती तो ये जो उत्तर भारत इतना उपजाऊ है, मे बी वो एक कोल्ड डेजर्ट हो सकता था। 2, तीसरा, सारी नदियाँ ऊपर से नीचे बहुत तेज़ वेग से गिरती हैं, तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप देखो, भाखड़ा नागल बांध है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, हमने उत्तर भारत में ही इन्हीं नदियों के ऊपर बनाए हुए हैं। तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ नहीं मिलती, सिर्फ जल विद्युत नहीं मिलती है हमें। जितनी सारी स्टेट्स मैंने उत्तर भारत की गिनाई थी ना, पंजाब, हरियाणा, ये सारी, इनमें सिर्फ बिजली की सप्लाई नहीं होती, बल्कि खेती के लिए सिंचाई के योग्य नहरें भी निकाली जाती हैं और वृक्षों को भी उगाया जाता है, मछली पालन भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हिमालय पर्वत हमारे लिए
पर्यटन केंद्र का भी काम करते हैं। कितने सारे ऐसे पर्यटक नगर हैं जिनको आप हिल स्टेशंस बोलते हो, वो सारे इन्हीं हिमालय पर्वतों में स्थित हैं। तो 5 पॉइंट आप इसको 1-2 बार रिवाइंड करके सुन लो और फिर 5 पॉइंट निकाल लो, हेडिंग लिख लो। अगर कभी आए कि हिमालय पर्वतों का क्या महत्व है या हिमालय पर्वतों की क्या विशेषता है, तो आप इसको लिख सकते हो। क्लियर? अब हम करते हैं उत्तर भारत के मैदानों का महत्व। मैंने एक महत्व तो बताया था आपको, थोड़ा सा जोर डालो। याद आया कि उत्तर भारत के मैदान ये पूरे इंडिया के लिए ब्रेड बास्केट के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि पूरे साल में सबसे ज़्यादा फसलें और 3 बार कृषि इन्हीं क्षेत्रों में की जाती है। ठीक, फिर बहुत सारे धार्मिक नगर इन्हीं मैदानों में हैं। गंगा नदी के किनारे देखो, हरिद्वार है, ऋषिकेश है ना, वाराणसी है। ऐसे सुंदरबन डेल्टा जहाँ पे बनता है, वहाँ पे भी इसी तरह से मझौली द्वीप है, वो बहुत फेमस है चावल की खेती के लिए। दूसरा, सारे फसलें यहाँ उगाई जाती हैं, सारी फसलों के नाम दे सकते हो आप। तीसरा, चावल की बेस्ट क्वालिटी, बासमती चावल होता है ना, बेस्ट क्वालिटी की खेती यहाँ होती है। ठीक है। और सबसे एंड में सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और यमुना नदी मिलके संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और ये देखो तुम्हारी बुक में 16 पेज पे लास्ट जो दिया है ना, प्रायद्वीपीय पठार से ऊपर वाला पैराग्राफ, उसमें ये बताया हुआ है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये सुंदरवन क्यों है? क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। आई होप you are getting my point and you will understand the northern fertile plain very easily when you read the book or you can review the video again and again। तो इस तरह से आपके 2 फिजिकल फैक्टर हो गए। मैं इसको आराम आराम से करा रही हूँ क्योंकि आपकी जो 11th का सिलेबस है, जो 12th का सिलेबस है, टोटल इन्हीं फिजिकल फैक्टर्स पर बेस्ड है, इसीलिए मैं आराम से एग्जाम्पल दे दे के आपको करा रही हूँ। आप ध्यान से बुक पढ़िए और इसे भी ध्यान से सुनिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है मेरे मोटिवेशन के लिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। और बेटा ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। ज्योग्राफी मस्ती भरा सब्जेक्ट है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।